जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं? सर जी तबीयत ठीक है सबकी? और चलिए दैट इज गुड। रमजान कैसे चल रहा है सबका? रमजान ठीक चल रहा है? अच्छा चलें, दैट इज गुड। अगर रमजान अच्छा चल रहा है तो वो तो फिर सबसे अच्छी बात तो यही है फिर। और रोज़ा तो नहीं लग रहा सबको? जी स्टूडेंट्स, जी जवाब तो दें बेटा। इतना रोज़ा रख गया कि आप बात ही नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा बेटा, आवाज़ यहाँ पे कट रही है। आज कनेक्शन इंतहाई दर्जे का स्लो है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अगर आपको डिले में आती है आवाज़ तो ख्याल कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आपको क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों ने किए हैं वो सवाल? जी स्टूडेंट्स, किस किस ने सवाल हल किए हैं? जी बेटा, किस किस ने सवाल हल किए हैं? रहमान, किए हैं आपने सवाल? जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी रहमान असलम, आप लोगों को आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी? बेटा चैट में जरा बता दीजिएगा मुझे प्लीज, चैट में बता दें। जी आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी? क्लियर? चलें ठीक है, दिस इज गुड अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि जब आप रिप्लाई कर रहे हैं तो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमने लास्ट क्लास में किया था सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, तो इज देयर एनी एम्बिग्विटी इन योर माइंड? आपको सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी इसका जरा मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर मैं इसको आगे लेके चलूं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें, ताकि हमारे जो दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको हम आंसर कर लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं मुझे प्लीज। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बहुत स्लो है आज। आज अल्लाह का शुक्र है आज। अच्छा सर, आज इंतहा का स्लो चल रहा है कनेक्शन जो है ना। मैंने कहा जी आज इंतहा का स्लो चल रहा है कनेक्शन। आपका वैसे वाईफाई कौन सा लगाऊंगे? मेरा वाईफाई, एक मिनट सर मैं ओपन कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू, हाँ जी हाँ जी। डिस्कनेक्ट करके दोबारा करें इसको। सर वो तो वो खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं हमारी मेरी आवाज आ रही है उन्हें स्टूडेंट्स को, तो कोई बात नहीं, उनकी आज आवाज नहीं भी आएगी तो चलेगा। कोई नहीं,
समझा, आज सिर्फ समझाता रहूंगा ना बच्चों को, वो मैसेजेस करूंगा। ठीक है सर, ठीक। मुझे बता दीजिएगा आवाज ठीक आ रही कि नहीं, पर हमारी आवाज तो नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। अब बेटा अगर आपको मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर आ रही है तो दैट इज गुड। तो अब ये मामलात हैं कि हमने लास्ट क्लास में डबल कॉलम कैश बुक जो है वो कंप्लीट किया था। आज हमने कोशिश करनी है कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को देखें। तो अगर तो डबल कॉलम कैश बुक में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो दिस इज द राइट टाइम, आप मुझसे उसके मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर लें, ताकि फिर हम उसको आगे लेके चलें BRS को, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन हल किए हैं बेटा उसके जो मैंने आपको दिए थे? जी मोहम्मद जैन। सर आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवा दें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा वाला करवा दूं? मुझे जरा स्क्रीन शेयर करें उसके ऊपर। स्क्रीन शेयर करें जरा मुझे। जी बेटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट है जो आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे? ये तो इसको तो क्लियर है फैसल फरीद। ओके ठीक है फैसल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? चलिए मैं देख लेता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे होगा तो। असल में आज जी ये लें जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने करना है, और इसमें बेटा सवाल समझने वाला क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर किसी के पास क्वेश्चन नंबर 4 है तो मुझे ईमेल कर सकता है जी, या फिर 1 मिनट रुकें। सर ये इस पे भी कनेक्ट कर देगा, इससे भी कनेक्ट कर दें। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूं जी। हो गया सर?
अपने घर के पास में वो फिर कोई चीज पासवर्ड भी डाल सकते जैसे डालते इधर से करना पड़ता है हैं। ये नाम बात तो चाहिए डन करें। थैंक यू थैंक यू जी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हमारा ये मामला ठीक हो जाएंगे। सर मैंने आपको मेल कर दिया, वहां से निकाल लें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया बेटा। किस पे किया है? इसी पे विजिटिंग फैकल्टी पे किया है? सर जो आपकी ऑफिशियल जहाँ से आती है मेल हमें उस पर ये मैंने। तलहा तलहा ये वाला है, ये नो सब्जेक्ट वाली। यस सर। ओके यस तलहा, सर यही है। तो ये खाली अटैचमेंट आते हैं। ओके ओके फाइन। लें जी, अब ये सवाल हमारे सामने है जी डिस्प्ले में, और दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डबल एंट्री और सॉरी डबल कॉलम कैश बुक है। मई टू मई 1 2017 को कैश और बैलेंस शो करवा रहा है ये हमें। कैश इन हैंड का बैलेंस है जी 60,000 और कैश एट बैंक का बैलेंस है जी 80,000। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मुझे पता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सेकंड है जी परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर आपने खरीदा है और बाय चेक आपने इसकी पेमेंट की है मई 2 फर्नीचर, और इसकी चेक से पेमेंट किया है तो कैश के कॉलम में नहीं लिखेंगे, हम इसे बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट में कमी वाक़या होगी। थर्ड है जी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 है रिसीव 2 चेक्स फ्रॉम ए 20,000 एंड फ्रॉम बी 10,000। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी से चेक रिसीव हो और उसके मुतालिक उस ट्रांजैक्शन में ना लिखा हो कि ये चेक्स हमने डिपॉजिट करवाए हैं, तो इसका मतलब है हम इसको कैश कंसिडर करेंगे। सर अब इसको ये कैश में लिखेंगे। जी फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, ये दो जो है बंदे, इनका हम लोगों ने चेक्स रिसीव किए हैं और इसको हम लिख रहे हैं 20,000 और बी के लिखेंगे हम 10,000। ठीक हो गया जी? क्योंकि इनकी वजह से अभी हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ, तो इस ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करना है कि चेक तो आ गए हैं, तो हम लोग इसको कैश कंसिडर करते हैं और ए और बी के अंदर हम लोगों ने इनके अकाउंट्स में लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पार्ट क्वेश्चन सॉरी डेट 8 को क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? एंडोर्स्ड ए's चेक टू आर एंड बी's चेक सेंड टू बैंक। ए का चेक जो है ये क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है मई 8 को। सर इसमें मैं बैंक को सेंड किए पैसे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है। अब इसको तो समझ लेंगे क्या हो क्या रहा है। ठीक है जी, अब क्या हुआ जी, एंडोर्स ए's चेक टू आर। ए का चेक चला गया है आर को चला गया जी, और पेमेंट क्या हुई है? चेक की बात नहीं करेंगे, अब ये कैश की बात होगी। ये कैश चला गया है आर को। ठीक हो जी? ठीक हो गया? ए का चेक चला गया है
आर को, और आर का हम लोगों ने कैश क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ था, कैश ही हम लोगों ने उसके अंदर कॉलम में लिख दिया। ए के चेक की ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। अब बी के चेक की बात आती है कि बी का चेक जो है वो सेंट टू द बैंक हो गया। अब बी का चेक जब हमने सेंड किया है किसको, बैंक को, तो बैंक अकाउंट में हमारे क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। बैंक अकाउंट में हमारे इजाफा हो जाएगा। कितने से होगा इजाफा, 10,000 से। 10,000 से इजाफा हो गया, और ये 10,000 जो है ये यहाँ से हमारे पास से निकल गया, और ये हम लोग इसको यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। ठीक हो गया जी, वही चीज हो गई कि कॉन्ट्रा एंट्री हो गई हमारे पास से सी, और यहाँ पे हमने इसको सी कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये जो 10,000 हमारा कैश का था और 10,000 यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट होके अपना इफेक्ट जो है वो नील कर रहे हैं। अब ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 चेक, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 20 चेक आप लोगों के लिए आसानी के लिए। ठीक हो गया जी, और ये तारीख है जी मई 8 की, और ये भी मई 8 की थी ट्रांजैक्शन है। ये जी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। आगे है कैश परचेजेस 16,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। कैश परचेजेस की हैं और कैश परचेजेस करेंगे तो तारीख हमारी है ये 12 मई 12 को हमने क्या किया है, कैश परचेजेस करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, और परचेजेस हमारा सामान है। हम परचेजेस को लिखेंगे। परचेजेस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए बेटा, परचेजेस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू 16,000। सर ये 60,000। ठीक है जी, 16,000 होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, 16,000। 16,000, और 5% डिस्काउंट को क्या करेंगे, 5% सर डिस्काउंट भी करना हमने साथ में। सर वो 5%। सेपरेट। अच्छा जी, 5% डिस्काउंट निकालते हैं 16,000 के ऊपर, तो कितना बनता है, इंटू 0.05, तो ये बन जाता है बेटा 800 रुपया। तो 800 सर रुपया 800। माइनस कर देंगे 16,000 में से, तो 15,200 का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16,000 की आपकी कैश परचेज थी, उसमें से आपने 5% डिस्काउंट अवेल किया है, तो अल्टीमेटली आपने कितने पैसे पे किए, 15,200 आपने पे किया है यहाँ पे। तो 15,200 आपका कैश आउटवर्ड हो गया, यानी कि कैश की पेमेंट हो गई। हमने कैश की पेमेंट में यहाँ पे 15,200 मेंशन कर दिया। यहाँ तक ट्रांजैक्शन क्लियर है। आगे आ जाती है परचेज स्टेशनरी एंड पेड कैश। आपने स्टेशनरी खरीदी में 17 को, और उसके जगह पे आपने कैश दे दिया। आपने स्टेशनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और ऑब्वियसली 1,000 था, कैश के अंदर पेमेंट हुई है, तो हमने कैश के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। फिर कैश सेल्स रुपीज 4,000 एंड बैंक द सेम। अब कैश सेल आपने की है 20 मई को, और आप क्या कर रहे हैं, सेल्स को आप डेबिट यहाँ साइड पे लिखेंगे, और क्योंकि आपने 4,000 आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने बैंक में जमा करवा दिया, तो हम बैंक के कॉलम में ही इसको 4,000 को मेंशन कर देंगे। क्या करेंगे हम, बैंक के कॉलम में 4,000 को हम मेंशन करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 16,000 एंड पेड वेजेस 6,000 एंड रेंट 10,000। आपने क्या किया है कि 16,000 आपने बैंक से निकाल के वेजेस दे दिए हैं और उसका रेंट दे दिया है। अब इसकी दो तरह से ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। मई 22 को आपने विड्रॉन फ्रॉम बैंक किया है और पेड वेजेस किए हैं, तो ऑब्वियसली आपने बैंक से पैसे निकाले हैं और वेजेस और रेंट पे कर दिया। क्योंकि ये सेम डे पे किया है, और फिर आप जब सेम डे में लेके आ रहे हैं, तो आप ये ट्रांजैक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि बाय वेजेस और वेजेस और रेंट आएगा वेजेस सर, और रेंट को क्रेडिट। लेके आप बैंक कॉलम में से इसको कम कर सकते हैं 6,000 और 10,000। ठीक है जी,
अगर कोई ये ट्रांजैक्शन करे कि बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में लेके आया है और कॉन्ट्रा एंट्री उसकी पास करे और उसके बाद वेजेस और रेंट को की एंट्री पास करे, तो दैट इज फाइन एज वेल। क्या कह रहा हूं मैं? दैट इज फाइन एज वेल, वो भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाती है मई 23 की, रिसीव फ्रॉम एक्स कैश ₹6,000 एंड चेक ₹10,000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या कह रहा है वो कि आपने मिस्टर एक्स से, ठीक है जी, रिसीव फ्रॉम एक्स, एक चेक आया और एक आया आपके पास कैश, बोथ आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए। तो सिंपली 6,000 और 10,000 को मैंने बैंक के कॉलम में एंटर कर दिया है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेम डेट पे है तो हम दोनों इसको इसी तरीके से हम पास इसको कर सकते हैं। बैंक के कॉलम में हमने इसको डिपॉजिट करवा दिया है तो बैंक के कॉलम में हम इसको इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है जी 23 के बाद, ये थी जी 23 मई की ट्रांजैक्शन एक्स की, इसमें एक चेक है और एक कैश है। एक्स का ये हमारे पास सर इसकी कैश, सिर्फ एंट्री एक्स की होगी सर? ये देखो ना एक्स, मैं आपको ये आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ना, एक्स से कैश आया है और एक्स चेक, ठीक है सर जी। जब हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में तो बैंक में इजाफा होगा? जी बैंक में इजाफा होगा बेटा, सेम डे में हम अगर कर लेते हैं ना डिपॉजिट बैंक में तो बैंक के अकाउंट में इजाफा कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी रिसीव चेक फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड बैंक। आपने चेक रिसीव किया है ओल्ड मशीनरी का और उसको आपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया है। ये आपकी 25 मई की ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ मशीनरी लिख देते हैं हम यहाँ पे, सेल ऑफ मशीनरी, और आपने बैंक के अंदर जमा करवा दी है 16,000 और हमने यहाँ पे 16,000 को एंटर कर दिया बैंक के कॉलम के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पे टू वाई कैश ₹4,000 एंड चेक ₹6,000। हमने पे किया है वाई को, जब हम वाई को पे करेंगे, ये ट्रांजैक्शन है 28 मई की, आपने पे टू वाई कर दिया। क्या क्या किया है आपने, उसको इससे पहले 4,000 कैश किया फिर बैंक में दिया और बैंक में आपने 6,000 इसको एंटर कर। 6,000। ठीक है जी। बैंक चार्ज फॉर कमीशन, बैंक ने चार्ज किया है कमीशन, कोई अमाउंट, हाँ 1,000 रुपीज है इसका बैंक चार्ज फॉर कमीशन। इसका मतलब ये है बैंक चार्ज कमीशन करेंगे तो हम 1,000 लेस कर देंगे। बैंक चार्ज फॉर कमीशन क्या होगा भाई, ये बड़ी एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट दे दी है इन्होंने कि बैंक चार्ज फॉर कमीशन। बैंक से कमीशन तो नहीं लेंगे, बैंक ने कमीशन के चार्जेस किए होंगे। खैर हम इसको इस तरह लिख देते हैं 30 मई को कि बैंक ने कमीशन चार्ज किया है और कमीशन अगर चार्ज किया है तो हम बैंक अकाउंट को कमी कर देंगे, बैंक अकाउंट में 1,000 की। ठीक है जी, बैंक चार्ज कमीशन कर देते हैं, बैंक कमीशन, क्योंकि अगर कोई बैंक अपने एक्सपेंसेस काटता है तो उसकी वजह से बैंक अकाउंट में कमी वाक़या हो जाती है। नेक्स्ट है जी 31 की बात करेंगे। एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। एक्स का चेक कौन सा था, 10,000 का था। 10,000 की वजह से हमने अपने बैंक अकाउंट में इजाफा किया था। अब हम 31 मई को क्या करेंगे, हम अपने बैंक अकाउंट में 10,000 से कमी वाक़या कर देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट में कमी वाक़या हो गई है। एक्स चेक डिस
ऑनर्ड की वजह से। ठीक है जी, एक्स चेक डिसऑनर्ड। पहले अगर हम यहाँ पे अपना इजाफा ना करते तो यहाँ पे हमें कमी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमने अपने एक्स के चेक की वजह से हमने बैंक अकाउंट में इजाफा किया, तो उसी वजह से फिर हम यहाँ पे जब डिसऑनर होता है तो उसी इजाफे को हम वापस लेंगे और इसको यहाँ पे हम लेस कर देंगे। लें जी, अब हमारे पास ये दोनों साइड्स का टोटल आ गया है और अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं जी। इनको ऐड कर लेते हैं, इसका समीशन मैं निकालता हूँ, तो ये समीशन आ गया जी 50,200 और यहाँ पे देखें जी 47,000 आ जाता है। इसको हमने माइनस कर लिया जी, 90,000 माइनस 50,200, तो ये आ गया 39,800। और दूसरी जगह पे अगर हम देखते हैं इज इक्वल टू 12,600 में से माइनस किया 47,000, तो ये आ गया 79,000। नहीं जी, हमारे बैलेंसेस टैली हो चुके हैं और यही बैलेंसेस थे 39,800 और यहाँ पे हम 79,000 को मेंशन करेंगे। जी बेटा, अगर इस सवाल में कोई पार्ट पूछने वाला है तो अभी पूछ लें, वरना ये आपका क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। जी बेटा, जल्दी से बताएं बेटा। जी स्टूडेंट्स। सर जी बेटा। जी जी सर, ये जो हम ये बैलेंस लिखा हुआ कैरी फ्रो, सर ये इसके जगह हम लिख सकते हैं बैलेंस कैरी डाउन? जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है बेटा। कैरी डाउन लिखें, कैरेट फॉरवर्ड लिखें, नो इशू एट ऑल, लेकिन अमाउंट्स आपकी सेम होनी चाहिए थी। ठीक है जी। अब ये नरेशंस के साथ ही मैंने आपकी तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है जी। वरना ये एक्स लिखते हैं हम सिर्फ और उसके बाद एक्स की पेमेंट हम आगे लिख देते। मैंने कैश और चेक को अलग-अलग इसलिए लिखा है ताकि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो हमें पता हो, आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। ये 10,000 का डिसऑनर हुआ था, यहाँ पे हमने 10,000 इसको यहाँ पे मेंशन कर। और अगर आप यहाँ पे 16,000 इकट्ठी करके लिख लेते तो आगे चल के आपको दोबारा देखना पड़ना था कि एक्स का चेक कितने का था और वाई और कैश कितने का था। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, 16,000 का 16,000 ही वो यहाँ पे जो है एंटर कर देते हैं और उसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है। आई होप कि आपको सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। जी बेटा, आई एम हैप्पी टू हैव योर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक एंट्री है एफ वाली, उसमें कह रहा है सोल्ड गुड्स टू वसीम। अच्छा क्वेश्चन 1 है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर और 1 उस पे में 12% डिस्काउंट है और कैश सीईओ आ रहा है। बेटा मैंने अभी ये हल करके दिखाया है यहाँ पे कि अगर आपने कोई परचेज किया या सेल किया है तो ये अमाउंट यहाँ पे थी 16,000 की। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में भी देख लेना, यहाँ पे ये क्वेश्चन में 16,000 की एंट्री थी। ये देखें, कैश परचेजेज ₹16,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको डबल कॉलम कैश बुक तक में ये सवाल में दिया जाता है कि कोई डिस्काउंट आपने अवेल किया है या आपने डिस्काउंट किसी को दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम पैसे मिले हैं या आपने कम पैसे दिए हैं। सपोज अगर आप किसी शॉप पे सेल लगी हुई है 50% ऑफ की, आप उस शॉप पे जाते हैं, 1000 की शर्ट आपको 500 में मिल जाती है, तो क्या आप अगले बंदे को 1000 जमा करवाएंगे? नहीं, आपने पेमेंट उसको 500 की करनी है, क्योंकि डिस्काउंट तो माइनस हो जाएगा ना प्राइस में से। तो आपकी जो प्राइस पड़ेगी आपको, जो जिस प्राइस पे आपने खरीदना है उसको, वो 500 होगा। तो यहाँ पे भी वही कुलिया जो है वो अप्लाई करेगा, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेगा कि आपने जितने में खरीदी है आपने उसको मेंशन करना है। यहाँ पे कैश परचेजेस थी 16,000 की, 5% इसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, तो 16,000 के ऊपर हमने 5% डिस्काउंट को कैलकुलेट किया, तो ये देखें जी हमारे सामने निकल के आ रहा है 800। अब 800 को हमने 16,000 से माइनस किया तो हमारे पास 15,200 की अमाउंट आ गई। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 1 हो और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये पार्ट कहा गया है कि एक सेकंड मैं रीड आउट कर देता हूँ
आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर F था जी, वो है कहता है जी कि सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹12,400 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। आपने वसीम साहब को 12,400 की प्रोडक्ट्स बेची हैं और लेकिन क्या किया है, उसको हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया कि फौरी तौर पे कैश दोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये अमाउंट बनती है 620। आपको क्या करना है, 12,400 में से माइनस करना है 620 को, तो आपकी अमाउंट जो है एंटर जो करनी है आपने 11,780 एंटर करनी है। ये अमाउंट आप लिख देंगे जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जी बेटा? एनी क्वेश्चन जी मेरे बच्चों, कोई सवाल है और? सर जी बेटा। ये जो आपने करवाया 4 वाला इसी तरह 5 वाला होगा? जी 5 वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है, 5 वाला भी ऐसे ही होगा और 5th वाला भी ऐसे ही होगा। चलें जी, अब हमारे पास अब नया टॉपिक आ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि और कोई इसके सवाल नहीं है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नहीं ना है इसके अलावा। जी बेटा, क्वेश्चन है कोई आपका डबल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड? नो सर। नो सर, इट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज अभी हमने पढ़ी है सिंगल कॉलम और डबल कॉलम जो है वो हमने कैश बुक्स पढ़ ली है। अच्छा, ये सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक अगर कोई बिजनेस है तो ये वो मेंटेन करता है, बिजनेस है, या हम अपनी बात करते हैं वी आर मेंटेनिंग दीज बुक्स, ठीक है जी। सिंगल कॉलम अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, जब डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक खाना आ जाता है, बैंक का कॉलम आ जाता है, बैंक का, याद रखिएगा, कैश का कॉलम आता है और साथ में एक बैंक का कॉलम भी आ जाता है जिसमें हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारे अब जो अकाउंट है वो बैंक भी मेंटेन कर रहा है, बैंक इज ऑल्सो मेंटेनिंग आवर अकाउंट, ठीक है जी। अब ये जो बैंक अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसमें ऑब्वियसली किसके पैसे पड़े हुए हैं, ये बिजनेस के पैसे पड़े हुए हैं, और बिजनेस या हमारे आवर मनी, ठीक है जी, हमारी पैसे पड़े हुए हैं या बिजनेस के पैसे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब भी हमने सवाल हल करना है हमने बिजनेस की जगह अपने आप को रख के ट्रांजैक्शंस करनी है कि इतना आ गया, इतना चला गया, या बिजनेस के पास इतना आ गया या हमारे पास इतना आ गया और इतना चला गया, और उसको देख के हम डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज करते हैं। अब याद रखिएगा, बिजनेस का पैसा है, बिजनेस की बुक्स हैं, तो बिजनेस के लिए कैश जो है या बैंक जो है वो एक एसेट है। क्या है? एक एसेट है। अगर एसेट में इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर एसेट में डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से बैंक के पास जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है वो बैंक की लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। ये असूल याद रखिएगा कि हमारा पैसा अगर बैंक के पास पड़ा हुआ है तो बैंक की वो लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में अगर कैश पड़ा हुआ है, हमारा बैंक अकाउंट में कैश मौजूद है, तो हमारा बैलेंस
डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और अगर हमारे बैंक अकाउंट में कैश मौजूद है, हमारा कैश मौजूद है, तो बैंक का अकाउंट जो बैंक मेंटेन करेगा उसको, वो उसका क्रेडिट अकाउंट होगा, क्योंकि लायबिलिटी उसके पास इंक्रीज होगी। जितना हम पैसा बैंक में जमा करवाएंगे, हमारी बुक्स जो कि कैश बुक कहलाती है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस उतना बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से बैंक अकाउंट में हमारा इजाफा होता जा रहा है तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, बैंक का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पेश आती है? होता यह है कि बाज़ औक़ात हम जब एंट्रीज करते हैं तो हमारे पास बैंक का जो बैलेंस है, सपोज 10,000 वो शो करवाता है, और बैंक के पास अगर वो है बैलेंस तो वो 9900 शो करवा रहा है। तो ये दोनों के दरमियान में, बैलेंसेस के दरमियान में डिफरेंस आ गया। या हमारे पास वो 9500 शो करवा रहा है और बैंक के पास 9900 शो करवा रहा है, तो इन दोनों बैलेंसेस के अंदर डिफरेंस जो है वो आ गया। और डिफरेंस कितना है? सपोज 9900 में से आप 9500 माइनस करेंगे तो 400 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिससे हमें ये पता चले कि हमारा जो ये बैलेंस है, ये डिफरेंस इसमें क्यों आ रहा है। अब उस डिफरेंस को निकालने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले याद रखिएगा जी, हम इसका एक फॉर्मेट है जो हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और उससे ऊपर लिखते हैं बिजनेस का नाम XYZ, और उसके नीचे हम लोग लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है जी, 2021 हमने ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया। इसका स्टार्ट होगा जब बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है जी। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस इसे कहते हैं जी, दिस इज अवर कैश बुक। और जो बैंक मेंटेन करता है बुक, उसको हम कहते हैं पास बुक। ये पास बुक समझ लें या बैंक स्टेटमेंट आप अकाउंट में से निकलवाते हैं, इसको वो समझ लें, दोनों सेम है। ठीक है जी। अब इसका एक सवाल हल करते हैं, और इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपकी बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक आपके पास मौजूद है, तो हमने सवाल वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है सवाल, ये दो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा आ रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसमें नजर आ रहा है हमें बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम जब एंड पे अपनी स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे तब हम पहुंचेंगे बैलेंस एज पर पासबुक के ऊपर, और जो दरमियान में अमाउंट्स होंगी हमारी, वो दोनों का बैलेंस जो है उसका टैली कर लेंगे। लेकिन अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तब हम पहुंचेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक के ऊपर। ये लें जी, एक ये तो काम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि बहुत ही आसान है, जिससे हम ये सवाल हल करना हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। और वो फॉर्मूला क्या है? देखें जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना और इस फॉर्मूले को जरा गौर से, जरा तवज्जो से समझ लें। हमारे पास दो बुक्स हैं, एक कैश बुक है और एक है जी पास बुक। ठीक है जी। हमने ट्रांजैक्शन को नोट करना है कि ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में इंक्रीज हो रहा है या पासबुक में इंक्रीज हो रहा है, और या कैश बुक हमें डिक्रीज शो करवा रही है बैलेंस, या पासबुक हमें डिक्रीज शो करवा रही है बैलेंस। हमने इस चीज को देखना है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से अफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है जी, इस ट्रांजैक्शन की वजह से अफेक्ट क्या हो रहा है, और हमारी टारगेट बुक कौन सी है। टारगेट बुक का मतलब क्या है कि हमने सवाल स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो हम बैलेंस एज पर पास बुक को पहुंचेंगे, तो टारगेट बुक होगी हमारी पास बुक। ठीक है जी, टारगेट बुक होगी हमारी
पासबुक, और पासबुक में बैलेंस क्या शो करवा रहा है उसके हिसाब से हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। अब मैंने आपको ये चीज बता दी कि या तो इंक्रीज हो रहा होगा बैलेंस के अंदर या तो इस बैलेंस के अंदर डिक्रीज शो हो रहा होगा। और हम जब बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम अप्रोच करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक को या हम बैलेंस एज पर कैश बुक को जाएंगे। यहाँ पे हमारा सवाल स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक ये डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस में हमारा अमाउंट कितनी वो शो करवा रहा है, वो शो करवा रहा है 64,000। ये सवाल मैं आपके सामने करूंगा, बहुत आसान सवाल है, इससे आपको समझने की जो है वो आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 को समझें तो आपको ये कुलिया भी बहुत आराम से समझ आ जाएगा। क्या कहता है जी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने क्या किया कि आपने कुछ चेक्स आए, आपने वो डिपॉजिट करवा दिए। जब हम बैंक अकाउंट में अपने डिपॉजिट करवाते हैं कोई भी चेक को, तो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम अपने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं। अब हमने कैश बुक का बैलेंस 40,400 से इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीज। लेकिन हमारी टारगेट बुक में, क्या टारगेट बुक में ये बैलेंस इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा? अब मुझे बताएं जरा, जो जवाब दें इसका कि सर ये नहीं कर रहा, टारगेट बुक में ये बैलेंस नहीं जो कर है रहा। वो डिक्रीज शो करवा रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज शो कर रहा है। डिक्रीज शो Decrease करवा कर रहा है। डिक्रीज शो करवा रहा है कितने से? 40,400 से। 400। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर तो टारगेट बुक आपकी, ये हमारी टारगेट बुक है, इसको हमने फॉलो करना है कि अगर टारगेट बुक जो बैलेंस शो करवाएगी, अगर इंक्रीज शो करवाएगी तो हम ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज शो करवाएगी तो हम उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे टारगेट बुक ने हमें डिक्रीज बैलेंस शो करवाया है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे लेस ऑन नॉट कलेक्टेड चेक्स। कितनी अमाउंट है जी इसकी? माइनस 40,400। 40,400। ये मैंने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। अगर चाहे तो हम इसके नीचे बैलेंस भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको इसी तरीके से आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको इसी तरीके से कंटिन्यू सर करेंगे। फॉर्मेट अगर सेम ही होगा, अगर नीचे इसके बैलेंस लिख दें? हाँ, वो कोई मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, हम अगर चलो मैं इसी दिन कर देता हूँ ना, मैं इसको कर देता हूँ। तो ये आ गया जी हमारा 60,000, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ जी इसको, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये ऑब्वियसली डिडक्ट ही हो जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट येट पेड बाय द बैंक। जब हम चेक इशू करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिक्रीज शो कर दिया है, हमने अपना बैलेंस डिक्रीज कर दिया। ठीक है जी, लेकिन इफेक्ट क्या हो रहा है, बैंक ने क्या इफेक्ट शो करवाया है, चेक इशूड बट नॉट येट पेड बाय बैंक। अभी तक बैंक ने वो पैसे पे नहीं किए, तो क्या पासबुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज शो करवा रहा है या डिक्रीज बैलेंस शो करवा रहा है? बताएं जरा। इंक्रीज। इंक्रीज शो करवा रहा है, क्योंकि बैंक से तो पैसे निकले नहीं है, तो इंक्रीज कितने का शो करवाएगा? वो 26,000 का करेगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे चेक्स नॉट येट पेड। ठीक है जी, कितने हो गए? 26,000। ठीक है जी, कंट्रोल यू किया इसको और हमारे पास इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? ये आ गया जी 49,600 का। ठीक है जी, अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन कहती है जी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है। इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब ये है कि क्रेडिट से मुराद ये है कि हमारा बैंक अकाउंट में इजाफा हो गया है। ये याद रखिएगा कि जब भी बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट कर देगा, और जब भी बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज करेगी वो डेबिट कर देगा। अगर बैंक ने कोई चार्जेस काटने होंगे तो वो डेबिट कर देगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है बैंक,
और उसने हमारे अकाउंट में क्या कहते हैं सर इजाफा इसमें कर दिया पासबुक है। इंक्रीज होगा, कैश बुक डिक्रीज हाँ जी, होगा? यहाँ पे पासबुक जो है वो इंक्रीज शो करवा रही है। अभी याद रखिएगा कि हमने सिर्फ टारगेट बुक को नोट करना है। हमें यहाँ पे टारगेट बुक में नजर आ रहा है इंक्रीज शो कर दिया 500 का, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंक्रीज ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ठीक है जी, बाय बैंक। तो ये हम 500 इसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि टारगेट बुक में क्या बैलेंस आएगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमने सिंपली यहाँ पे इसको टारगेट बुक को देखा है हमने, जो जेन्युइन बुक थी हमारी कैश बुक उसको हमने नहीं देखा। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और हमारा जो बैलेंस है वो पहुंच जाएगा 50,100 के ऊपर। अब लास्ट में हम देखते हैं क्या है जी, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक चार्जेस जो हैं वो उसने डेबिट कर दिए हैं, तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट में डिक्रीज कर दिया उसने 1,100 का। तो अल्टीमेटली हम इसमें क्या करेंगे, लेस बैंक चार्जेस, ठीक है जी, डेबिटेड बाय बैंक 100 का। तो ये अब हम इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 50,000 का बैलेंस आ जाएगा। और ये दिस विल बी द बैलेंस एज पर पास बुक। और पासबुक का बैलेंस क्या होता है जी, यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है जी, ये थी जी आज का आपका लेक्चर। और मैं आपको ये सवाल देता हूँ साथ में, ये घर से करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 2। और आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपका चेक करूँगा कि आपने क्या आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स भी चेक कर लूँगा। और आप सर ये क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा लार्ज सा करते हैं जरा। लार्जली मैं आपको ये भी ईमेल कर देता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2, ओके ये दोनों चीज़ें ईमेल कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास में भेज दूंगा। आपने सिंपली यही लॉजिक लगानी है कि पासबुक में अगर डिक्रीज शो करवा रहा है या इंक्रीज शो करवा रहा है, क्योंकि टारगेट बुक वो पासबुक है। यहाँ पे हमारी टारगेट बुक कौन सी होगी, हमारी कैश बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टारगेट बुक हमारी कैश बुक होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि टारगेट बुक कौन सी है, हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर सवाल स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से तो टारगेट बुक हमारी पासबुक होगी। अगर सवाल शुरू हो रहा है पासबुक से तो हमारी टारगेट बुक जो होगी वो कैश बुक होगी। लेकिन यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 30,000 है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को बैलेंस पे अराइव करना है पासबुक के। ठीक है जी, तो हमारी टारगेट बुक, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया था, मैंने सवाल नहीं पढ़ा था। टारगेट बुक इस सवाल में भी हमारी पासबुक ही टारगेट बुक है। ठीक है जी, सवाल में टारगेट बुक हमारी पासबुक ही है। लेट मी टेक योर अटेंडेंस और उसके बाद मैं आपको ये ईमेल कर देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम जो है 12:55 तक है, तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस। शायद इसके बाद आपकी कोई और क्लास हो। ओके, क्लास का लिंक भी है जी, अब्दुल बासित भी है, अब्दुल रहमान एब्सेंट जा रहा है, अब्दुल रहमान काफी अरसे से, अदील मुजम्मिल, ओके प्रेजेंट सर। ओके ओके बेटा, अली जमाल, रहमान फैसल, अतिया, आशफ, अस्का, ओके अतिया, अस्का, बिलाल, बिस्मा, इस्मा, परवेज, अली मोहम्मद, दुआ अजीम, ईमान फातिमा, फाहद परवेज, फाहद कासिम। लगता है इस दफा दुआ को ये कुछ समझ नहीं आ रही, वरना दुआ ने सवाल कर करके जो है ना वो हमारे नहीं सर आ रही है समझ। आ गई समझ। जी सर आ रही है, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी। तो अभी थोड़ा रोजा लग बेटा रहा है, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी शाम में, तो फिर वो sleep इसकी हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, इसकी प्रैक्टिस छोड़नी है, मुश्किल सर मेरी सवाल बात है। सुने जी बेटा, सर, इसको जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना, तो वो सीन ये था कि हमने ऐसे किए थे प्लस माइनस माइनस प्लस उस फॉर्मूले से ना। तो अगर आप वो से करा देंगे तो उससे ज्यादा इजी नहीं रहेगा? किससे करवा दे?
सर वो जो प्लस माइनस माइनस प्लस और वो ऑर्डिनरी बैलेंस में उसके साइन चेंज हो जाते हैं, वो वाला। वो इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में? यस सर। ये बहुत आसान है, ये जी इसकी सर, की है। इजी तो है। हाँ, ओके सर। ये इसकी की है, समझ लो इसको। अगर ये जब मैं दूसरा मेथड समझाऊंगा ना आपको, तो आप कहोगे सर ये आपने हमें तो, ये तो कोई भी नहीं समझाता जिस तरीके से आपने समझाता। जी जी ठीक हो वो गया जो है सर। ना, उसमें कैलकुलेशन में बंदा फंसा रहता है, बहुत देर तक फंसा रहता है, और उसके अंदर वो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके सर ठीक हो गया। फैजान हसन इज एब्सेंट, फयाजुल हसन, गुलरुख, हमाद इसनाद, हेरा राजपूत, हनान सर जी जावेद महाज is- इसनाद प्रेजेंट। क्या हुआ? सर प्रेजेंट हूँ मैं। हमाद इसनाद प्रेजेंट है ना, ठीक है। हेरा राजपूत, हाँ जी सर ये आप प्रेजेंट वालों के नाम बोल रहे हैं? बेटा अभी मैं एब्सेंट होंगे ना, उनके नाम मैं बोल दूंगा, डोंट वरी। जी बेटा, रहमान कोई सवाल है पूछ ले बेटा, तो वरना मैं सर आपको मैंने पूछना ये है कि ये जो 3 आ रहे हैं, ये जो 3 पेमेंट्स आ रही हैं, इन तीनों को लिखेंगे या एक को लिखेंगे? तीनों पेमेंट्स आ रही हैं, इन तीनों इन को तीनों ऐड की करके बारी लिख बारी सकते हो एंट्री आराम करें? से ही, अलहदा भी लिख सकते हो, उनको ऐड करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब अटेंडेंस चेक कर लें। अब्दुल रहमान इज एब्सेंट, अब्दुल रहमान एब्सेंट है। उसके बाद फैजान हसन एब्सेंट है, फैजान हसन अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन था, वो कह रहे थे मेरे नेट कनेक्शन नहीं है सही। जी बेटा क्या कह रहे? फैजान हसन इज एब्सेंट, का मैसेज आया तो उसका नेट कनेक्शन नहीं सही आ रहा वहाँ पे।
कोई बात नहीं बेटा, अब अगली दफा नेट कनेक्शन सही करके बैठेगा, आज एब्सेंट है। नेक्स्ट इज हनान जावेद। कह देता हूँ। हनान जावेद, हनान जावेद इज एब्सेंट। मोहम्मद मोहसिन अली इज एब्सेंट। हनान जावेद प्रेजेंट। हनान जावेद बोल रहा है बेटा, मोहसिन अली किधर है? मोहसिन अली इज एब्सेंट। हनान, वेरी बैड बेटा, वो तरीका नहीं है। मोहम्मद अरहम इज एब्सेंट। मोहम्मद अफजल फजल नदीम इज एब्सेंट। प्रेजेंट सर। कौन? मोहम्मद फजल नदीम। फजल नदीम इज मोहम्मद दानिश प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। दानिश ओके। उसके बाद मोहम्मद रिजवान नागरा इज एब्सेंट। ठीक है जी, ये लोग आपके एब्सेंट हैं, बाकी सारे आपके प्रेजेंट हैं। चलें जी, इंशाल्लाह आपको भी थोड़ी देर में मेल कर देता हूँ। जी बेटा, मेरी अटेंडेंस लग गई सर मोहम्मद दानिश। जी बेटा दानिश लग गई। अच्छा जी, मैं आपको ये ईमेल कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ये आपने सॉल्व करने हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको चेक करते हैं। मैंने चेक करने लाजमी सवाल आपके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के और साथ में ही आपकी कैश बुक के। इंशाल्लाह आगे हम और सवाल भी करेंगे इसके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के, और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। जी बेटा, तो क्वेश्चन क्लास का लिंक भी सेंड कर दीजिएगा। जी बेटा, ओके, लिंक भी आपको मैं आज सेंड कर दूंगा। सर मैंने आपसे पूछना था। जी बेटा। सर इन केस अगर हमारे मिड टर्म्स होते हैं तो बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा बेटा। सर अगर इन केस अगर हमारा मिड टर्म होते हैं उसके बारे में पूछो। हाँ, मिड टर्म का मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। मिड टर्म में हमारे 3 चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट। ये तीसरा चैप्टर है आपका, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और कैश बुक का। ठीक है ना, तो 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो सारा ही आएगा मिड टर्म में। जी हमारा सारा आएगा, और मिड टर्म जब अनाउंस हो गया ना, उससे पहले एक क्लास में मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया सर, डोंट वरी अबाउट इट। मैं रिवीजन जरूर करवाता होता हूँ, और अगर हमें 2 क्लासें मिल गई तो हम 2 क्लासों में करवा लेंगे रिवीजन। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह सर हाफिज़। वैसे अभी कोई न्यूज़ तो नहीं आई मिड टर्म की? अभी तो नहीं आई, मेरे ख्याल 26 के बाद कुछ कह रहे थे कि 26 के बाद होंगे। नहीं होने अल्लाह ना करे। बेटा, नहीं होंगे रहमान, डोंट वरी। अच्छा चले देख लेते क्योंकि हैं। रोजे रखे होते हैं, मत मर जानी। अभी रोजेदारों की बददुआ ही है। कोई बात नहीं, लीव कर दे सर जी। चले जी लीव कर दें। थैंक यू बेटा।